नमस्कार, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। आइए तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण तो क्या हुआ ऐसा कि जो मौर्य साम्राज्य इतना जो विस्तृत था, इतना जो शक्तिशाली था, अचानक अशोक की मृत्यु के बाद में अचानक बिखर के टूट गया। यानी कि ज़्यादा वर्ष भी नहीं लगा। अगर साम्राज्यों की बात करें तो किसी शक्तिशाली शासक के कई वर्षों बाद में वो बिखर कर टूटता है। जबकि ये इसका शासन देखें अशोक का, तो उसके बाद में वो उसके पुत्र और पौत्रों के पास में ज़्यादा दिनों तक वो सुरक्षित नहीं रख पाए। इसका क्या क्या कारण थे जो मौर्य साम्राज्य के पतन में वो उत्तरदायी थे? उसमें पहला कारण हम देखते हैं, राजतंत्रात्मक शासन के जो स्वाभाविक दोष होते हैं। राजतंत्र के अंदर सबसे शक्तिशाली कौन होता है? राजा। और राजा के कमज़ोर हो जाता है। राजा जब शक्तिशाली होता है तब तो वो राज्य बना रहता है, और राजा जब कमज़ोर हो जाता है, राजा जब कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, तब वो राज्य धीरे धीरे बिखरने लगता है। क्योंकि राजा ही होता है जो उस शासन को शासन की सारी शक्तियों का जो केंद्र होता है, और शक्तियाँ धीरे धीरे उसके अधिकार से बाहर निकलने लगती हैं। यानी कि लोग स्वतंत्र होने लगते हैं धीरे धीरे। उसको अधिकार मानने से उसका अधिकार क्षेत्र मानने से बाहर जाते हैं, तो फिर राजा दुर्बल होने लग जाता है, और राजा की कई नीतियाँ भी होती है जो उन्हें दुर्बल कर देती है। यानी कि जो राजतंत्रात्मक शासन की जो स्वाभाविक देश है, वो राजतंत्र जो राजा के केंद्र पर, राजा की शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। राजा की शक्ति के ऊपर, राजा पर निर्भर करता है, राजा की शक्ति पर। जब राजा दुर्बल हो जाएगा तो राज्य वो टूटकर बिखर जाएगा। तो ये एक प्रकार, पहला जो प्रकार है वो राजतंत्रात्मक शासन का जो स्वाभाविक दोष है। अब दूसरा कारण देखते हैं, केंद्रीय शासन की निर्बलता। केंद्रीय शासन की निर्बलता। ठीक है। अब देखिए, केंद्रीय शासन की निर्भरता में जब केंद्रीय सत्ता थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। कमजोर कैसे? जैसे अशोक की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र जो जालोक है, अशोक की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र जालोक है, वो अशोक जब तक जीवित था तब तक उसके अधीन रहता था। लेकिन उसकी मृत्यु के तुरंत बाद में जालोक ने कश्मीर के अंदर, जालोक जो किसका पुत्र था? अशोक का पुत्र, अशोक का पुत्र कश्मीर में स्वतंत्र व्यवहार करने लगा। तो कश्मीर का हिस्सा तो गया। कश्मीर में स्वतंत्र व्यवहार करने लगा। ठीक है। तो ये जानकारी हमको कौन देता है? राज तरंगिणी देती है। ये जो जानकारी है हमें राज तरंगिणी देती है कि उसका पुत्र जो है वो कश्मीर के अंदर स्वतंत्र व्यवहार करने लग गया। यानी कि अशोक जैसे मरा तो वो, यानी केंद्रीय शासन कहीं ना कहीं निर्बल था उस समय। तब उसके अधीन कोई अधीन कोई गवर्नर होता है, उसका कोई हिस्सा होता है, वो स्वतंत्र व्यवहार करने लग जाता है। ये केंद्रीय शासन की दुर्बलता है। ये हमें जानकारी राज तरंगिणी देती है, जो किसने लिखी थी? कलहंड ने लिखी थी। एक बहुत विद्वान तारानाथ, तारानाथ बताता है कि वीरसेन नामक राजकुमार, अशोक की मृत्यु के बाद में वीरसेन नामक
राजकुमार गांधार में स्वतंत्र व्यवहार करने लग गया था। गांधार जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है वो भी मौर्य काल के अंदर, मौर्य साम्राज्य के अंदर शामिल किया जाता था, लेकिन वीरसेन ने वहां पर जो है वो स्वतंत्र व्यवहार गांधार में करने लगा। गांधार वीरसेन नामक राजकुमार गांधार में स्वतंत्र व्यवहार करने लगा। स्वतंत्र व्यवहार करने लगा। इस प्रकार जैसे केंद्रीय शासन दुर्बल होते ही उसके जो अधीन जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो गवर्नर नियुक्त की जाते हैं वो अपने आप को उस जो केंद्रीय सत्ता से वो स्वतंत्र कर देते थे। अब तीसरा कारण है प्रांतीय शासकों का अत्याचार। प्रांतीय शासकों का अत्याचार। ठीक है। अब अशोक के समय बात करें, अशोक के समय जब बिंदुसार के समय बात करें तो बिंदुसार के समय अशोक स्वयं जो है वो प्रांतीय शासक बनकर तक्षशिला गया था। अवंती से बाद में तक्षशिला गया था, क्योंकि वहां पर जनता ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह करने का कारण क्या था? क्योंकि वहां पर जो पहले से उपस्थित जो गवर्नर थे, जो राज्य के अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे, उन्होंने जनता पर अत्याचार करने शुरू कर दिया, जनता का शोषण करना शुरू कर दिया था। अब जब कोई गवर्नर, कोई शासक होता है वो जनता का शोषण करता है, प्रांतीय गवर्नर जनता का शोषण करता है, तो फिर जनता विद्रोह करना शुरू कर देती है। और जब अशोक ने ये बात भली भांति जान ली थी, तो उस समय उसने 2 बार वहां पर जाकर विद्रोह तक्षशिला के अंदर वो जाकर शांत करवाया था। और ये इसी के साथ में जो दक्षिण के अंदर जो जनपद और जातियां थी, दक्षिण के अंदर जो जनपद और जो जातियां थी वो धीरे धीरे अपने आप को इस क्षेत्र से बाहर करने लग गई, क्योंकि जो गवर्नर थे वहाँ के वो उनके ऊपर अत्याचार करने लग गए थे। तो प्रांतीय शासकों के जो अत्याचार भी हैं वो किसी न किसी रूप से साम्राज्य के तोड़ने का कार्य करती है। ठीक है। जब तक अशोक जैसा व्यक्तित्व उनके सामने उपस्थित था तब तक इस साम्राज्य से, इस राज्य से दूर हटने का वो प्रयास करने का सर नहीं उठा सके, लेकिन बाद में उन्होंने इस साम्राज्य से अपने आप को अलग कर दिया। अब चौथे कारण के अंदर देखते हम। अब तीसरे का देखो, प्रांतीय शासकों के अत्याचार के अंदर अशोक इस बात को भली भांति जानता था, तो उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। और धर्म महामात्रों को बोला था कि प्रति 5वें वर्ष में राज्यों के जो क्षेत्र हैं उसका निरीक्षण करना चाहिए। और उसने अपने कलिंग के अभिलेखों के अंदर, कलिंग में जो अभिलेख जो उपस्थित लगाए हैं उसके अंदर भी उसने बताया है कि राज्य के अधिकारियों को अपने जो जनता है उनका शोषण नहीं करना चाहिए, उनका उत्पीड़न नहीं करना चाहिए, जो कि वो करते हैं। और ये बात बताने के बावजूद भी उसके अंदर अंतर नहीं आया, उन राज्य अधिकारियों के अंदर, इस बात को बताने के बावजूद भी उन राज्य अधिकारियों के अंदर अंतर नहीं आया, तो उन्होंने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। और उन धर्म महामात्रों को बोला कि प्रति 5वें वर्ष में साम्राज्य के दौरा करना चाहिए और देखना चाहिए कि राज्य के जो अधिकारी है, जो छोटे अधिकारी है, वो जनता का कहीं शोषण तो नहीं कर रहे हैं। राज्य का दौरा करने का बोला। कहीं जनता का शोषण तो नहीं कर रही, ये बात जानने के लिए। अब देखिए चौथे कारण के अंदर अत्याचारी शासक।
शोषण के कारण शासक जो अत्याचारी हो जाता है तब साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। गार्गी संहिता में लिखा, गार्गी संहिता है कि मौर्य शासक शालिशुक था, वो अधार्मिक और लोगों का शोषण करने वाला था, अधार्मिक व्यक्ति था। यानी कि वो लौकिक नियमों, जो परोपकार के जो नियम होते हैं, लौकिक नियम होते हैं, उसके अंदर वो विश्वास करने वाला नहीं था, वो धार्मिक व्यक्ति नहीं था, वो अधार्मिक व्यक्ति था। तो अधार्मिक व्यक्ति से जनता परेशान होती है, और जनता परेशान होती है तो जनता जो होती है तो वो राज्य का विरोध करने लग जाती है। अधार्मिक व्यक्ति था और अत्याचारी था। तो ये हमने चौथे कारण में देखा। पांचवा कारण है राज दरबार की दलबंदी। राज दरबार की दलबंदी। अब देखते हैं कि जब मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम जो शासक थे बृहदत्त के सामने दो गुट बन गए थे। एक गुट में अंदर पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग, और इस बृहदत्त के कुछ मंत्री थे। और दूसरे गुट में पुष्यमित्र, इसके बृहदत्त के सचिव का साला था। ठीक है, इनके बृहदत्त के सचिव का जो साला था। तो इन दो गुटों के अंदर इस बृहदत्त के ऊपर अधिकार करने, यानी कि बृहदत्त को अपने पक्ष में करने के लिए गुटबंदी चलती थी। तो गुटबंदी के कारण भी जो साम्राज्य है, जो राज्य है, वो उसका पतन हो जाता है। बोला तो उसकी कमजोरियां वो बाहर आने लग जाती है। तो यह भी एक कारण है कि राज दरबार की दलबंदी है वो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में से एक रहती है। और छठा कारण अब देखते हैं, करों की अधिकता। करों की अधिकता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर बहुत सारे कर बताए गए हैं, बहुत सारे टैक्सों के नाम लिए गए। मान लीजिए वो सारे टैक्स लगाए तो नहीं गए, लेकिन उनमें से कुछ तो टैक्स लगाए ही गए होंगे। बहुत सारे ना कर लगाए गए हो, लेकिन कुछ न कुछ बहुत टैक्स तो लगाए गए होंगे, जिससे अगर टैक्स न लगाए गए होते तो चंद्रगुप्त मौर्य पूरा भारत विजय नहीं कर पाता। और भारत विजय करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती, और वो धन कहाँ से प्राप्त किया होगा? जनता के ऊपर टैक्स लगाकर। उसके बाद में अशोक भी देख लो, और अशोक ने भी इतने बड़े बड़े बौद्ध विहार बनाए, इतने बड़े जो बौद्ध भिक्षुओं को विहार बनाने के लिए दान दिया, है ना, इतने जो स्तंभ बनवाए। तो इन सभी के लिए धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और धन की आवश्यकता कहाँ से पूरी होगी? जनता से पूरी होगी, और जनता के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा। तो ये कर की अधिकता भी है, वो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में से एक रहती है। अब अगला कारण देखते हैं हम, राजकोष की रिक्तता। वही जब इतना बड़ा धन खर्च कर दिया अशोक ने, क्योंकि ये जब ये हिंसा के प्रति थोड़ा एंटी हो गया कि भाई अब हिंसा नहीं करनी, युद्ध नहीं करने, लेकिन बौद्ध धर्म के पक्ष में होकर उसने बौद्ध धर्म को बहुत सारे दान दिया, बहुत सारे उनके लिए गुफाएं बनवाई, वो बनाई, इमारतें बनवाई, विहार दिए, वो गया, और उनको दान दिया बहुत सारा। तो इससे उसका राजकोष में थोड़ा भार पड़ गया, राजकोष के ऊपर थोड़ा भार पड़ गया, तो राजकोष रिक्त हो गया। तो अब किसी राज्य के अंदर शासन व्यवस्था बढ़िया चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? धन की जरूरत होती है। अब जब धन ही नहीं रहेगा तो साम्राज्य का जो
दुर्बलता जो बाहर आने लग जाएगी। तो उसमें राजकोष की जो रिक्तता है वो भी मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारणों में से एक थी, रिक्तता। ठीक है, अब अगली बात करते हैं सैनिक शक्ति का पतन। सैनिक शक्ति का पतन। अब देखिए, अशोक से पहले बिंदुसार, बिंदुसार से पहले चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत विजय के लिए इतनी बड़ी सेना का जो है भर्ती की होगी, बहुत सारी सेना को भारत विजय के लिए। और अशोक के आने पर उनको अचानक से उनको या तो भी निकाल दिया होगा, क्योंकि उन्होंने सैनिक शक्ति की जगह, उन्होंने बताया कि चौथे अभिलेख में जो शिलालेख है उसमें उसने बोला कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष, अब के युद्ध नहीं किए जाएंगे, उसमें युद्ध नहीं किए जाएंगे, अब के युद्ध की जगह हम धम्म का प्रचार करेंगे। तो अब धम्म का प्रचार करने के लिए जब सैनिक शक्ति की जरूरत नहीं होगी तो उनको बैठे बैठे खाने को तो दिया नहीं होगा, तो उनको या तो बाहर निकाल दिया होगा। तो धीरे धीरे जब सैनिक शक्ति की वो सैनिक शक्ति रही नहीं और उनके पास में सारे के सारे भिक्षु हो गए, तो एक जो जायसवाल साहब है तो उन्होंने लिखा है कि अशोक के पास में इस समय तो अब तो के सैनिक तो बचे ही नहीं, उसके बाद तो उसके पास में तो भिक्षु ही बचे हैं। तो भिक्षु बचे तो बाद में जब जब तक अशोक रहा तब तक तो उसके व्यक्तित्व के कारण राज सत्ता बनी रही, राज्य बना रहा, उसका जो व्यक्तित्व था उसके कारण। और जैसे ही वो मरा तो उसके बाद में दशरथ और उसके जो उत्तराधिकारी थे, दशरथ और उसके उत्तराधिकारी, उससे राज्य संभल नहीं सका, क्योंकि सैनिक शक्ति से वो कमज़ोर पड़ गई थी। जो सैनिक शक्ति कमज़ोर पड़ गई थी तो ये जाहिर है कि भाई अब सैनिक शक्ति के कमज़ोर पड़ने पर जो राज्य की जो सत्ता है, जो राजतंत्र की जो सत्ता है वो सैनिक शक्ति के ऊपर ही निर्भर करती है। तो जब सैनिक शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी तो फिर ये राज्य कमज़ोर होना ही है, और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में से ये एक कारण था ही। अब अगला कारण देखते हैं, विदेशी आक्रमण। ज़्यादा लोग इस विदेशी आक्रमण को इसको कारण नहीं मानते हैं, लेकिन एक छोटे से कारण के रूप में ये भी हो सकता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के जब तब 206 बीसी के अंदर यवन आक्रमण हुआ था, यूनानियों का आक्रमण हुआ था। यवन और यूनानी एक ही होते हैं, यूनानी आक्रमण होता है। तो ये भी एक उसके एक जो दुर्बल होते हुए, यानी कि कमज़ोर इस राज्य के ऊपर जब विदेशी आक्रमण होता है तो उसको और कमज़ोर कर देता है, और उसके पतन के कारणों को एक और कारण जुड़ जाता है कि वो पतन को अवश्य भावी वो बना देता है। एक जो सबसे बड़ा जो कारण है वो है ब्राह्मण प्रतिक्रिया, जिसके ऊपर कई जगह विवाद हुआ है। 10वां कारण, ब्राह्मण प्रतिक्रिया। अब ब्राह्मण प्रतिक्रिया को प्रतिपादित करने वाले कौन थे? प्रतिक्रिया डॉक्टर पंडित हरप्रसाद शास्त्री। अब ये शास्त्री है, ब्राह्मण है, तो भाई ये ब्राह्मण को ये कारण बताएंगे। ये तो पंडित हरप्रसाद शास्त्री, ये भी ब्राह्मण ठहरे, तो ये तो कहेंगे कि भाई ब्राह्मणों की जो प्रतिक्रिया हुई कि भाई अशोक ने बौद्ध धर्म को इतना दान वान दिया, ब्राह्मणों, फिर इन्होंने कहा वर्ण व्यवस्था, अशोक कहने लगा कि वर्ण व्यवस्था तो होनी नहीं चाहिए, ये समाज में सारी समानता होनी चाहिए। तो ब्राह्मणों को इनके अस्तित्व को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के होने से ही इनके ब्राह्मणों की जो स्थिति थी वो वर्चस्व ऊपर होने वाली थी। लेकिन जब वर्ण व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो ब्राह्मण ऊपर रहेंगे कैसे? तो ये ब्राह्मण प्रतिक्रिया थी ये किनका कहना है? ये डॉक्टर पंडित हरप्रसाद शास्त्री का। इसके जवाब में एक चौधरी साहब आते हैं कि साहब की ये तो ब्राह्मण प्रतिक्रिया नहीं थी कि ब्राह्मणों के इससे कौन सी ठेस पहुंचाने वाली थी, कि ब्राह्मणों के इससे ठेस पहुंचती नहीं। ये तो कि जो अशोक ने जो नियम बनाए थे, जो धम्म के जो नियम थे, वो कोई एक बौद्ध धर्म के नियम थोड़ी नहीं था, वो तो सर्वविषी धर्मों की एक साझी संपत्ति थी। उससे इनको कौन सा नुकसान होने वाला था? अब माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का आदर करना, ये कौन सी के बौद्ध धर्म के सारे नियम थे? तो इनकी भी बात जो है वो पूरी तरह मानी नहीं जा सकती। एक और विद्वान हुए हैं वीसी पांडे।
विमल चंद्र पांडे, वीसी पांडे, विमल चंद्र पांडे। ये कहते हैं कि ये कि इनमें से दोनों में से नहीं थी, कि इनके बीच की अवस्था थी, कि ना तो ब्राह्मण प्रतिक्रिया थी, ना इनके चौधरी साहब कह रहे कि वो ठीक है। ये तो कि इन बीच की मध्य की अवस्था थी, क्योंकि देखो ब्राह्मण प्रतिक्रिया तो थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन पूरी तरीके से ये उस प्रतिक्रिया जो थी वो उसका अंत का कारण नहीं था। क्योंकि देखो हम भाब्रू अभिलेख जो विराटनगर में मिला है, उसके अंदर भी अशोक है बौद्ध धर्म के प्रति आस्था प्रकट करता है और कहता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, है ना, और बौद्ध धर्म की पुस्तिकाओं के नाम भी लिखवाता है वहां पर। तो ये तो जाहिर है कि उससे बौद्ध धर्म के प्रति आस्था प्रकट थी। तो जो विमल चंद्र पांडे हैं उनका कहना है कि ये कि ब्राह्मण प्रतिक्रिया भी नहीं थी, और ये जो चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये कि इसके विरोध में भी उत्पन्न नहीं हुआ था। ये कि इसके बल्कि सारा का सारा जो मिला जुला कारण होता है, उनका मिला जुला कारण था, कोई एक चीज़ नहीं थी कि जो ब्राह्मण प्रतिक्रिया से, ब्राह्मण प्रतिक्रिया पहले भी हो सकती थी, उसी समय उसकी मृत्यु के बाद में क्यों। ठीक है, तो अभी हमने ये 10 कारण पढ़े, और अब हम देख लेते हैं एक और ये देख लो कि ये जो और कारण बताते हैं, कौन, क्या नाम है इनका, हरप्रसाद चौधरी साहब कहते हैं कि ब्राह्मण प्रतिक्रिया होगी क्यों, क्योंकि अशोक कोई शूद्र तो था नहीं, क्योंकि शूद्रों के प्रति जो ब्राह्मण प्रतिक्रिया होती है वो तेज रूप से होती है। ठीक है, एक कारण इसमें ये भी है। अब अशोक के धम्म नीति की जो आलोचना की जाती है, वो हमारा एक पॉइंट रह गया था, तो अब उसका थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, अशोक के धम्म नीति की आलोचना। ठीक है, इतना ही मिटाता हूं जितना आप लोग का काम। अशोक के धम्म नीति की आलोचना। ठीक है, इस आलोचना करने वालों में सबसे आगे हैं भंडारकर महोदय, भंडारकर साहब और जायसवाल साहब। ठीक है, ये 2 जने हैं। तो इनका कहना है कि अशोक की धम्म नीति एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत जीवन में तो सही है, लेकिन एक राजा के लिए सही नहीं है, क्योंकि राजतंत्र जो होता है वो सैनिक शक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है। और अशोक ने उसका विपरीत किया, अशोक ने उसका उल्टा किया, सैनिकों को तो निकाल दिया और भिक्षुओं को जैसे भर्ती कर दिया, भिक्षुओं को दान देना शुरू कर दिया। ये तो बात गलत है कि एक राजा के लिए ये चीज़ें। तो जायसवाल साहब क्या कहते हैं, जिस मनुष्य को भिक्षु होना चाहिए वह राजा बन बैठा है कि ये तो उनके लिए दान दक्षिणा करता है कि जिस राजा को भिक्षु होना चाहिए वो राजा बन बैठा है कि। तो भंडारकर महोदय भी कहते हैं कि जो दिग्विजय का जो राज्य के अंदर जो सत्ता साम्राज्य को फैलाने के लिए दिग्विजय जो की जाती है, एक राजा के लिए तो सैनिक शक्ति ही सबसे शक्तिशाली रहती है, यानी कि जो धार्मिक चीज़ें हैं वो व्यक्तिगत जीवन की चीज़ें होती है। ठीक है, आज हमने ये अशोक की धम्म नीति की आलोचना और बौद्ध धर्म, ये अशोक की धम्म नीति की आलोचना और मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में चर्चा की। अगली क्लास में अगली चर्चा करेंगे। और इस लेक्चर में और इसके समझने में कोई दिक्कत हो तो कॉलेज आइए, कॉलेज के नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, कॉलेज से संपर्क कीजिए। धन्यवाद।